नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, मंगलमय हैं, स्वस्थ हैं। अगर आप खुश हैं, मंगलमय हैं तो अपना हाथ दिखाइए मुझे, उठा के वेव करिए मुझे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। कल का सत्र हमने जो किया उसमें हमने 3 बातों पर गौर किया। पहली ये थी कि तनाव क्या होता है और तनाव क्यों होता है। जब हम कोई चीज ऐसी करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई चीज ऐसी करते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इन चीजों की वजह से हमारे अंदर किसी तरीके की हलचल होती है और किसी तरीके का तनाव पैदा होता है। फिर हमने देखा कि तनाव के लक्षण क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना स्वभाव थोड़ा सा बदल देते हैं पर हमारे को पता नहीं चलता कि वो स्वभाव हमारे अंदर क्यों बदला है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जब कोई ऐसा लक्षण आता है जो कि हमारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तब वो हो सकता है कि तनाव हो। हमने कई लक्षण पे चर्चा की। गुस्सा होना, उत्तेजित होना, चिड़चिड़ाहट, भूख नहीं लगना, रेस्टलेसनेस, पैर हाथ हिलाना, नींद ना आना, ऐसे कई तरह के लक्षण हमने देखे। उसका हमने विवरण भी किया और वो बताने का जो एक रीजन था वो ये था कि आप अपने अंदर इन बदलाव को जब देखते हैं तो उस समय आप जरा सोचिए कि ये क्यों हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी की थी और हमने ये भी देखा कि हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है, वो सिर्फ एक सोच के ऊपर नहीं निर्धारित रहता। ज्यादातर हमारे दिमाग में कई बातें एक ही समय पर चल रही होती है, जिसको हमने मंकी माइंडेड वीडियो के थ्रू आपको बताया। ये उथल पुथल, ये बहुत सारी सोच एक समय में होना बहुत स्वाभाविक है, पर इसकी वजह से भी तनाव हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी सोच हमारी दिमाग में होती है, हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हम फोकस नहीं रह पाते हैं। और अगर हम फोकस्ड नहीं रह पाए, मान लीजिए ये जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम उस समय फोकस नहीं रह पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पे लूज आउट हो जाते हैं। यानी कि हम कोई चीजें ऐसी नहीं करते जो कि हमारे को उस समय अति आवश्यक है करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई करना, रिवीजन करना इत्यादि। तो ये हमने कल के सत्र में किया था। जब हमने मंकी माइंडेड एक्सरसाइज की थी, हमने आप सबसे कहा था कि आप आंख मूंद कर लिखिए कि उस समय आपके मन में कितनी तरह की सोच चल रही है। और आप में से कई लोगों ने किया था और हमने ये कहा था कि जो लोग नहीं कर पाए वो कम से कम ये तो ज्ञात करें, ये तो ध्यान लगाए कि कितनी सोच है उनके अंदर उस समय। 4, 5, 10, 2, जितनी भी है। और मुझे उम्मीद है कि कल के सत्र के बाद आपने इन सब चीजों को अपने अंदर ग्रहण किया है। इसका जो निष्कर्ष है वो आपने अच्छी तरह समझ लिया है। आज के सत्र में हम 2 मुख्य बातें करेंगे। पहली बात कि ये जो उथल पुथल है हमारे दिमाग में, इसका हम क्या कर सकते हैं। ये जो मल्टीपल सोच चल रही होती है हमारे दिमाग में, क्या कोई ऐसा तरीका है या क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो हम करें ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। और दूसरी जो हम बात करेंगे, जो कि मुझे मालूम है कि आप सब उसी का इंतजार कर रहे हैं, वो है कि परीक्षा के दौरान और परीक्षा के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर तनाव कम हो जाए और बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इन 2 चीजों के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे वो फिर हम कुछ गतिविधियां करके करेंगे, कुछ हंसी मजाक करके करेंगे, पर उससे भी ज्यादा हमें खुशी तब मिलेगी जब आप खुल के हमसे बात करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, आप इन्वॉल्व रहेंगे इस पूरी डिस्कशन में। ठीक है, तो मैं आज चाहूंगा कि जब भी हम अपना माइक आपसे खोलने की बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस समय ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जितने आपके क्वेश्चंस आएंगे, जितने आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे,
उससे सिर्फ आपका अपना नहीं, बट इस समय जुड़े हुए इतने सारे स्कूल और जो बच्चे हैं उनको भी इनपुट्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा मंकी माइंड है, जो हमारी उथल पुथल है, जो हमारे दिमाग के अंदर की हलचल है, उसको शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम उसको शांत करें। अगर उथल पुथल हमेशा चलती रहेगी तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो क्या कोई बता सकता है कि इस उथल पुथल को, इस मंकी माइंडेडनेस को अगर हम शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें? मैं 1 मिनट का समय दूंगा, देखूंगा कि अगर किसी स्कूल से कोई हैंड रेज होता है। जीआईसी देवलधर, कोई बच्ची, कोई छात्रा, कोई छात्र वहां से बताना चाहता है कि हम अपना मन को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी नहीं है? जीजीआईसी ऋषिकेश, मैं देख रहा हूं आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं इस सेशन को। कोई छात्रा वहां पे बताना चाहती है कि हम अपने मन को शांत करने के लिए क्या करें? देखिए, यहाँ पे कोई भी गलत या सही उत्तर नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी बोलेंगे बेझिझक आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम शांत रहने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं? बहुत अच्छा। और भी कोई जवाब है आपके पास? मेडिटेशन नो एक सर। चीज है, और क्या कर सकते? नो सर, ओके। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए आप। तो जैसे कि जीजीआईसी ऋषिकेश में आपकी सहपाठी ने बताया कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं। कल डिमरी जी आए थे, जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने भी कहा था कि मेडिटेशन करना एक अच्छी चीज है। जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा 1 घंटे के लिए करिए, अगर आप 5-10 मिनट के लिए भी करते हैं तो बहुत अच्छी चीज। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। मैं आपको मेडिटेशन तो नहीं कराऊंगा, पर मेडिटेशन से पहले एक चीज हम बहुत लोग करते हैं, और एक बड़े नेचुरल तरीके से करते हैं, वो है सांस लेना। पर हम थोड़ी डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप सबको इसके बारे में मालूम होगा, आप सब करते भी होंगे, पर इससे हमारे को ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर हम एक ऐसी छोटी सी चीज जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, ये भी करें ना, तो हमारा मन कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। इस समय जब हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले आप ये देखिए कि इस समय आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। काफी बातें चल रही होगी। सेशन है, एग्जाम 2 दिन में शुरू होने वाले हैं या महीने में शुरू होने वाले हैं, घर में कुछ चल रहा है, शाम को जाके कुछ करना है, स्कूल के बाद टीचर से कोई बात करनी है, दोस्त से कोई बात करनी है। कई चीजें इस समय आपके दिमाग में चल रही हो। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है और आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो हम एक ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज में हम सांस लेंगे, पर डीप ब्रीदिंग के साथ। हम नेचुरली तो सांस लेते ही है, पर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे? मैं गिनती करूंगा 1 से 8 तक की। 1 से 4 तक की गिनती पर आप अपने नाक से सांस अंदर भरेंगे। 5 और 6 जब मैं बोलूंगा आप सांस रोकेंगे। अब यहां पे ये ध्यान रहे कि अगर आपकी क्षमता 5 और 6 तक सांस रोकने की भी नहीं है, तो रोक के मत रखिएगा, प्लीज रिलीज कर दीजिएगा, सांस को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 और 8 पे आप अपनी सांस छोड़ देंगे मुंह से। ठीक है, बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4 नाक से हमने सांस ली, 5, 6 मैंने उसको रोका, 7, 8 मुंह से मैंने उसको बाहर निकाल दिया। ये हम 3-4 बार करेंगे। सारे लोग सीधे होके बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, और अब हम ये डीप ब्रीथिंग करेंगे। मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगा। सब तैयार है? ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। आप ये आंखें मूंद करके भी कर सकते हैं, ताकि आप ध्यान रखें कि आपकी श्वास कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही है। तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी श्वास पे, आपकी सांस लेने पर ही केंद्रित रहेगा। हम ये 2 बार और करेंगे, आंखें मूंद के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आंखें मूंदे रखिए। आखिरी बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है? सब लोगों ने एक्सरसाइज की है? कैसा लगा ये एक्सरसाइज करके? हमने सिर्फ 3 बार डीप ब्रीथिंग किया है। कोई हल्का महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हाथ हिला के मुझे इशारा करके स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि हाँ, इससे हमारे को थोड़ा बहुत, ये तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे हाथ हिला के दिखा रहे हैं। तो डीप ब्रीथिंग से फर्क पड़ा क्या? आपका जो दिमाग, जिसमें 5-6 तरह की बातें चल रही थी, उस समय क्या वो सोच भी रही थी, या वो सिर्फ सांस के बारे में ही सोच रही थी? क्या आपके मन को थोड़ा धैर्य मिला, थोड़ा स्टॉप हुआ आपका मन? फिर हाथ हिला के बताइए मेरे को, क्योंकि वो आसान है मेरे लिए सबको देखना। बहुत अच्छे। तो ये हमने एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया की है, ये देखने के लिए कि हम क्रिया की है, ये देखने के लिए कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप श्वास तो लेते ही है, पर एक विधि है सांस को लेने की, जिससे कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, क्योंकि जब हम ज्यादा डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय हमारे अंदर ऑक्सीजन उतना ही भरता है। वैसे भी भर रहा है, पर डीप ब्रीदिंग से उतना ज्यादा लंग्स में जा रहा है, कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है। और उतना ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारे ब्लड को उतना ही ज्यादा प्योर कर रहा है। और वो ब्लड जब हमारे मस्तिष्क पर और बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है, उसको उतना ही चार्ज देता है, उतनी ही एनर्जी देता है। और जब हमने आपको ये बोला कि आप सिर्फ श्वास देने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वो सारे मंकी जो आपके अंदर थे, सारे बंदर जो उछल कूद कर रहे थे ना, वो वापस जाके पेड़ पे बैठ जाते हैं। तो आप शांत हो जाते हैं। और ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई हम जो समाधान ढूंढे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, या वो बहुत मुश्किल से किया जाए। बहुत सिंपल तरीके से आप अपने लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा विश्राम ले सके, थोड़ा सा आराम ले सके, थोड़ा सा ठहर सके। क्योंकि जब आप ठहरते हैं, जब आप रुकते हैं, तभी तो आपके मन को एनर्जी मिलेगी। जब हम थक जाते हैं, फिजिकली हम थक जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहीं बैठ जाते हैं, हम लेट जाते हैं, हम सो जाते हैं। इस तरीके से हम विश्राम करते हैं। इसीलिए मन को विश्राम देने के लिए हम ऐसी चीजें करते हैं कि उसमें से वो सारे विचार और सोच जो उस समय चल रही है, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी दूर हो जाए और आपको तकलीफ ना दे। अब ये आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी कर सकते हैं। कोई भी आपका इन्विजिलेटर, कोई भी आपका अध्यापक अध्यापिका जो उस समय रूम के अंदर है, मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछेगा कि आप डीप ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं या आप सांस क्यों ले रहे हैं। तो अगर उस समय भी आपका मन थोड़ा सा विचलित होता है, आप अपने मन को इस छोटी सी एक्सरसाइज से शांत कर सकते हैं। आगे जाके हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो इससे हमने जो मुख्य बातें हैं अभी तक, वो हमने ये सीखी है कि हम अगर थोड़ा सा विश्राम ले या ठहर जाए, तो हमारी जो सोच है, जो हर दिशा में भाग रही है, जो कई चीजें सोच रही है, वो थोड़ी सा थम जाएगी, ठहर जाएगी, और हम थोड़ा क्लैरिटी में सोच पाएंगे, थोड़ा फोकस होके सोच पाएंगे और सही तरीके से सोच पाएंगे। अपने विचारों को परिवर्तित करके हम आसानी से अपनी भावनाओं का परिवर्तन करते हैं। ये बहुत जरूरी है। कल हमने जो ये पूरे लक्षण देखे, अपनी भावनाएं देखी कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हमारा मन विचलित होता है, जब हमारे अंदर तनाव होता है, तो कई तरीके की भावनाएं होती है। हमने नकारात्मक भावनाओं का भी विवरण किया था और सुना था आप ही के कुछ सहपाठियों से कि जब
ऐसी नकारात्मक भावनाएं आती है तो अगर हम उस समय अपने मन को शांत कर दे तो हम सकारात्मक सोच ला सकते हैं और एक नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना में परिवर्तित कर सकते हैं। जब हमारी भावनाएं सकारात्मक होती है तब हम वो काम कर पाते हैं जो हमें करना है, क्योंकि जब नकारात्मक भावनाएं दिमाग में चल रही होती है ना, तो उस समय वैसे भी हम कोई ठीक ढंग से सोच नहीं पाते। तो एक बार हमारी भावनाएं हमारे अंदर सकारात्मक हो गई तो फिर बहुत आसान है कि हम आराम से उस चीज के ऊपर फोकस कर पाए, उसको अटेंशन दे पाए और ठीक क्लैरिटी में सोच पाए कि हमें अब क्या करना है, जो कार्य हमारे सामने है उसके लिए क्या करना है। तैयारी और अनुशासन से हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को कम करने और नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। ये भी बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी चीज निरंतर तरीके से करते हैं, अनुशासन से करते हैं, तैयार होकर करते हैं, तो उससे भी हम नकारात्मक भावनाओं को दूर रखते हैं। तो कोई भी आप ये जो एक्टिविटी करें अपने आप में ठहराव लाने की, उसे अपने जीवन का एक नियमित रूप में आप उसे करें, उसको एक तरीके के अनुशासन से आप करें, तो नकारात्मक भावनाएं बेशक वो एग्जामिनेशन की हो या किसी और तरीके से आपके अंदर आती हो, वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास नहीं आएगी और आपसे दूर रहेगी। ठीक है, चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। आप बच्चों ने पिछली बार भी एक्सरसाइज हमारे साथ की थी और इसको करने के लिए आप अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप खड़े हो पाए अपने बेंचेस से बाहर निकल के, तो आप प्लीज खड़े हो जाए। ये देखिएगा कि कोई एक दूसरे से टकराए ना, या आप किसी फर्नीचर से या किसी और चीज से ना टकराए। हम आराम से करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या गतिविधि है। यहाँ पे 4 शब्द लिखे हैं: खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, सबको ये करना पसंद है ना? खेलना पसंद है, कूदना पसंद है, हंसना अच्छा लगता है और आप मौज मस्ती करना चाहते हैं। तो खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। अब ये 4 शब्द हम बोल, और जब हम ये शब्द बोल रहे हैं, हर शब्द के लिए एक एक्शन किया जाएगा। वो एक्शन क्या है? जब मैं कहूंगा, एक और आवाज होगी, मैं नहीं हूंगा, मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा। जब हम कहेंगे खेलेंगे तो आप कूदेंगे, पर बहुत तेज मत कूदना कि आप अपने दोस्त पे गिर जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपने बेंचेस के पास खड़े हैं और आपके बेंचेस में इतनी जगह ना हो कि आप बहुत ऊंची छलांग मार पाए। पर हाँ, थोड़ा सा आप जब तो कर ही सकते। जब आवाज आएगी कूदेंगे, आप बेंड होके अपने टोज छुएंगे। ठीक है, फिर से ध्यान रहे कि आप अपना सिर टेबल पे ना मार लें जो आपके सामने है। जब हम कहेंगे हंसेंगे तो आप अपने शरीर को हिलाएंगे, कैसे भी हिलाना है, किस भी तरीके से। ठीक है, और जब कहेंगे मौज करेंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे। ठीक है, एक बार मैं करा के दिखाता हूं। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। आसान है, मैं बोल रहा हूं, आप सब करिए। मैं आपको इस समय स्क्रीन पे देख सकता हूं, तो अब मैं बोलने लगा हूं। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक ऑडियो बजाऊंगा। उस ऑडियो में आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द आ रहा है और उसके लिए कौन सा एक्शन करना है। मैं ऑडियो बजाने जा रहा हूं, आप सब इस ऑडियो को ध्यान से सुनते रहना और उस वक्त उस शब्द के लिए जो भी एक्शन है वो करिएगा। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। आपको या तो आवाज नहीं जा रही है या आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको आवाज जा रही है? जो ऑडियो हमने बजाया था, हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, तो अगर आपको आवाज जा रही है तो उस आवाज के साथ साथ आपको ये एक्शन भी करना है जो हमने अभी सीखा था। ठीक है, खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मौज करेंगे। अब मैं दोबारा बजाने जा रहा हूं। इस समय प्लीज एक्शन करिएगा, घबराइएगा नहीं।
सुनिए ध्यान से। लेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खिलेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे, हंसेंगे कूदेंगे खिलेंगे, खिलेंगे कूदेंगे हंसेंगे मौज करेंगे। चलिए, कैसा लगा? बैठ जाइए, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो थम्स अप करके दिखाइए, नहीं अच्छा लगा तो उल्टा करके दिखाइए। ज्यादा से ज्यादा तो थम्स अप ही कर रहे हैं, तो चलिए आपको अच्छा लगा। हल्कापन महसूस हुआ आपको, है ना? खुशी आई आपके मुंह पे, स्माइल आई, आपको हंसाया इसने। एक छोटी सी एक्सरसाइज जैसे कि हमने ये किया, आप अगर दिन में करें तो आपके अंदर स्फूर्ता आती है ना, एनर्जी आती है, आप चार्ज अप हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है? हाँ, ये वाली एक्सरसाइज आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं कर सकते हैं। वहां पे अगर आपने कूदने लग जाएंगे तो आपके अध्यापक अध्यापिका आके आपको क्लास से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। पर कहने का भाव ये है, अर्थात ये है कि अर्थ ये है कि आप जब ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जो कि आपके अंदर स्फूर्ता लाती है, जिससे कि आपके हार्मोन्स चार्ज अप हो जाते हैं, आपके अंदर हैप्पी केमिकल्स, हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कई तरीके के केमिकल्स हैं, हैप्पीनेस केमिकल्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, वो रिलीज होते हैं, हमारे मस्तिष्क में है वो रिलीज होते हैं। तो हम उस खुशहाल सकारात्मक भावना के अंडर बेटर काम कर सकते। ठीक है, ये बात आसान है समझना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कोई भी चीज जो आपको पसंद है, जब वो आप करते हो, वो आपको खुशी देती है, तो उससे आप इतने एनर्जाइज हो जाते हो, उतनी आपके अंदर एनर्जी आती है, स्फूर्ता आती है कि आप बाकी काम भी आराम से कर पाते हैं। तो तनाव जो है, जैसा कि हमने पहले भी ये चर्चा की है, हमें नकारात्मक बनाता है। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को सकारात्मक में बदलने के लिए कोई ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जिससे कि हम कुशल रहे, हम एनर्जाइज्ड रहे, हम चार्ज्ड अप रहे, हम खुशहाल रहे। जब भी हम अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो हमें भलाई, कुशलता की यह भावना प्राप्त होती है। और इस एनर्जी को लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस उतना करना है जो हमें अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें अच्छी लगती है, स्वाभाविक रूप से हमें अच्छी लगती है, हमें वो करनी है। इससे जो हमारी एक ओवरऑल समग्र कुशलता है, जो हमारी ओवरऑल वेलबींग है, उस पर बहुत असर पड़ता है। और जब ये वेलबींग हमारे अंदर होती है, हम कोई भी काम उस समय हो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ये अपने एग्जाम्स के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी अपनी ऐसी क्या गतिविधि है जो आप कर सकते हैं। कई तरीके की गतिविधियां हो सकती है। किसी को खेलना पसंद है, किसी को अपने दोस्तों के साथ बातें करना पसंद हो सकता है, किसी को म्यूजिक सुनना हो सकता है, किसी को दौड़ना हो सकता है, किसी को योगा जैसे कि बोला या प्राणायाम हमने क्या किया वो हो सकता है, किसी के लिए स्विमिंग, तैराकी, गिटार या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाना जो आपको अच्छा लगता है। कई तरीके की एक्टिविटी है। और हाँ, सोना भी। कुछ लोग सो के चार्ज अप होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में इतना सोए कि आप उस एनर्जी का कोई सदुपयोग ना कर पाए। ठीक है, तो कई तरीके की गतिविधियां आप कर सकते हैं। मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि आप सबके पास ऐसी ना ऐसी कोई गतिविधि आप पसंद करते हैं, आपकी ऐसी कोई हॉबी है, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि आपको हैप्पीनेस देती है, जो कि आपको एनर्जाइज करती है। मैं चाहूंगा कि आप
वो अपने कॉपी में लिखिए, पेपर में या पेन पे लिखिए। अगर आपके पास है तो वो निकाल लीजिए, नहीं है तो इस समय एटलीस्ट अपने दिमाग में सोचिए कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है पहली जिसे करके आपको आराम मिलता है। ठीक है, आप निकाल लीजिए। मैं देख रहा हूं कि आप अपने बैग्स में से कॉपी पेंसिल निकाल रहे हैं, निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए कि डैश करके या करने से मुझे आराम मिलता है। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा और इसका कोई एक सही या गलत उत्तर नहीं है। आप जिस भी एक्टिविटी को करके, जिस भी गतिविधि को करके आराम महसूस करते हैं, आप वो अपने लिए लिखिए। वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर आप एक से ज्यादा ऐसी गतिविधि करते हैं तो आप वो अपने लिए लिखिए। अगर ये आपने लिख लिया है तो दूसरा है डैश करने से मुझे ताकत मिलती है। हमने जो एनर्जाइजेशन की बात की, एनर्जी की बात की, स्फूर्ता की बात की, तो कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते होंगे या करना चाहते होंगे जिससे कि आपको ये स्फूर्ति, ये ताकत मिले आपके अंदर। ये ताकत मेंटल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। ये मानसिक स्ट्रेंथ भी हो सकती है कि इस एक्टिविटी को करने से मेरे को मानसिक क्षमता मेरी बढ़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी एक्टिविटीज भिन्न भिन्न हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी से आपको आराम भी मिलता हो और ताकत भी मिलती हो सकता है। और वही करिए जो आप रेगुलरली करते हैं, उन्हीं के बारे में लिखिए। कोई बहुत अलग सोच करने की इसमें जरूरत नहीं है इस समय, आज के सेशन में। लिख लिया? वेरी गुड। जब मैं परेशान होती हूं या मैं परेशान होता हूं तब मुझे डैश करने से शांति मिलती है। आपको क्या करने से शांति मिलती है उसके बारे में लिखिए। स्पेशली तब जब आपका मन विचलित रहता है, जब आप थोड़े से तनावग्रस्त होते हैं, जब आप थोड़े से परेशान होते हैं, उस समय आप क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज करते हैं कि आपको शांति मिलती है। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। और एक आखिरी चीज, मेरे लिए समग्र कुशलता का क्या मतलब है, मेरे अपने लिए, अपने जीवन में समग्र कुशलता यानी कि वेल बीइंग का क्या मतलब है। एक शब्द, दो शब्द या वाक्य देखिए, ये लिखिए। मैं 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम इसके लिए देता हूं आपको। समग्र कुशलता क्या है, आपके अपने लिए उसका क्या मतलब है। हैप्पी रहना, स्वस्थ रहना, खुशहाल रहना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आपके लिए। मेरी परिभाषा से मत जाइए, आपकी अपनी परिभाषा क्या है वो लिखिए। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी भी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं उसके लिए। तो डैश करने से मुझे आराम मिलता है, और कोई प्रतिक्रिया गतिविधि करने से मुझे ताकत मिलती है। जब हम परेशान होते हैं या मैं परेशान होती हूं तो कोई ऐसी गतिविधि जिससे कि शांति मिलती है। और आखिरी में मेरे लिए समग्र कुशलता का क्या अर्थ है या क्या मतलब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक किया है कि अगर हम कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि करने से, कुछ शारीरिक शारीरिक गतिविधियां जब हम करते हैं तो उससे हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ अनुभव करता है।
हमारा बॉडी और माइंड बहुत अलग अलग नहीं है। हम उसको अलग अलग शब्द तो जरूर देते हैं, पर जितना हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगी उतना ही हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा। और ये उल्टा, उसका विपरीत भी उतना ही ट्रू है कि अगर हमारा मानसिक, हमारा मन जो है वो स्वस्थ रहेगा, उतनी ही हम अपनी बॉडी को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो बॉडी और माइंड बराबर में चलते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, आपसे वो भिन्न भिन्न नहीं है। तो हमारे को एक्टिविटीज जो करनी है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी देखें, आप अब उसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस एक्टिविटी में मेरा मन और मेरा तन, यानी कि मेरी फिजिकल और मेरी मेंटल दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वो बेशक पेंटिंग करने में हो, वो बेशक खाना बनाने में हो, वो गाना गाने में हो, वो मेडिटेशन करने में हो, या किसी भी चीज में हो, उसमें आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों को संयोग के साथ उस पर आपको काम करना पड़ता है। हम ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिनको करने से हमारी समग्र कुशलता बढ़ती है। ये तो बहुत ही आसान है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि बस वो एक्टिविटी करो जो आपको वेलबींग दे रही है, आपको हैप्पीनेस दे रही है। तो हैप्पीनेस कहीं भाग के नहीं जाएगी आपसे। और आप जितना हैप्पी रहेंगे उतना ही तनाव आपसे दूर रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा खुशहाल रहता है। आपने आसपास अपने परिवार में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज से विचलित होते ही नहीं है। उनके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती है, वो बड़े शांत स्वभाव से आपसे बातें करते हैं, और किसी से भी, सिर्फ आपसे नहीं, वो सबसे बड़े शांत स्वभाव से बातें करते हैं। वो डरते नहीं है, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। अगर आप देखेंगे, आपको ऐसे एक दो एग्जाम्पल अपने ही घर, परिवार और अड़ोस पड़ोस में दिख जाएंगे। और उसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं। अगर आप उनसे जाके बात करें कि आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, तो वो आपको यही बताएंगे कि मैं वही करता हूं जिसमें मैं खुश रहता हूं या रहती हूं, और इसलिए वो खुशी जब मेरे अंदर है तो वो बाहर अपने आप निकलकर आ जाती है। जब आपके अंदर गुस्सा भरा होगा तो आप चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। जब आपके अंदर तनाव होगा, आप चिड़चिड़ाहट से किसी से बात करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल। इसीलिए जब आपके अंदर खुशी होगी तो बाहर क्या निकल के आएगा? खुशी ही निकल के आएगी ना। तो ये आपकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको आप नियमित रूप से प्रतिदिन करें। आपकी कोई भी ऐसी हॉबी है या कोई भी ऐसी गतिविधि है जो करने से आपको ये समग्र कुशलता मिलती है, ये वेलबींग मिलता है, ये हैप्पीनेस मिलती है, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। आप ये नहीं कहिए कि अच्छा ये तो अब हम एग्जाम से 2 दिन पहले ही करेंगे। जैसे कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं करनी चाहिए, उसी हिसाब से आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको हैप्पी रखती है, जो आपको तनाव मुक्त रखती है, उसको आप सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले नहीं कर सकते। इसको आप रेगुलर अपनी लाइफ में करिए, क्योंकि आपको रेगुलरली खुश रहना है ना। एग्जाम तो सिर्फ एक चीज है जिंदगी की, जो आप परीक्षा में बैठेंगे, पर पूरी लाइफ भी तो आपको हंसी खुशी में बितानी है। तो आप ये जब एक्टिविटीज करते हैं नियमित रूप से, तो आप अपने अंदर से नकारात्मक भावनाओं को उतना ही दूर भगाते रहते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, इसमें कोई आपको बहुत सोचने की एक जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आसान सी चीजों से जो आप करते हैं, जो आपको खुशी देती है, बस उनको नियमित रूप से आपको करना है। वो बेशक आधा घंटा हर रोज का हो, 15 मिनट हर रोज के हो, या 1 घंटा हो, ये डिपेंड करता है आप किस एक्टिविटी में हो और कितना टाइम आपको उसके लिए लगता है। आप बस वो करते रहिए। जैसे कि आप खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन पे अगर आप कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, सबका एक नियम बना होता है, सबका एक टाइम टेबल आपके दिमाग में बना होता है। उसी तरीके से इन एक्टिविटीज को उस टाइम टेबल में जोड़ लीजिए। बात समझ में आई? है आसान है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरे ये सब तो ठीक है मुनीश सर, अब ये तो बताइए कि परीक्षा में हम क्या करें। तो हमने इसको भी 3 भाग में विभाजित किया है, या 4 भाग में विभाजित किया है। एक, परीक्षा से पहले की तैयारी, कि परीक्षाएं बेशक सर पर आ गई हो। मुझे मालूम है कि कुछ छात्र छात्राओं की परीक्षाएं जो है वो अगले 2 दिनों में शुरू होने वाली है, कुछ के प्रैक्टिकल सभी चल रहे हैं,
बोर्ड एग्जामिनेशंस शायद और महीने के एंड तक ही शुरू होंगे, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो 2 दिन पहले हो या 1 साल पहले हो या 6 महीने पहले हो, ये बातें आपको मैं साझा इसलिए करा रहा हूं कि आप इनको अभी भी अमल कर पाए। सबसे पहले सिलेबस को चेक करिए। आप एक सूची बनाइए अपने लिए कि हर विषय में मुझे क्या क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अध्यापक अध्यापिका आपको ज्ञात कराते हैं, आपको बताते हैं कि परीक्षा में कौन से चैप्टर्स या कितना कोर्स आएगा। आप कई बार उसको नजरअंदाज कर देते हैं या नहीं सुनते हैं, या वो आपके दिमाग में बात नहीं रहती है, और फिर आप कहते हैं अरे मेरे को तो ये भी करना है वो भी करना है, हड़बड़ाहट सी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि वो हड़बड़ाहट आपके अंदर ना हो, क्योंकि वो हड़बड़ाहट आगे जाके तनाव में बदल जाएगी, तो आप एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट बनाने के बाद आप एक पढ़ाई का प्लान बनाइए कि मैं इस सिलेबस को कैसे पूरा करूं। बेशक वो इम्तिहान कल सुबह क्यों ना हो, आज का दिन तो आपके पास है ना तैयारी करने का। उसके लिए आप वो लिस्ट बना के प्लान बना सकते हैं और एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि आज अगर मेरे को ये 12 चैप्टर्स करने हैं तो उन 12 चैप्टर्स में हम कितना समय व्यतीत करेंगे ताकि कल के लिए हमारी तैयारी पूरी हो जाए। जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है, मान लीजिए आप अब अगले साल की परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं, तो आप पहले से ही एक टाइम टेबल अपना बना सकते हैं कि हम इन सब सिलेबस को, इस पूरे जो हमारे चैप्टर्स है, इनको हम कैसे कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे कैसे हम इसके ऊपर टाइम व्यतीत करेंगे। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बात आ जाती है कि रिवीजन रूटीन रखें। जब आप रिवीजन का रूटीन बनाते हैं, जैसे कि हमने बोला समग्र कुशलता के लिए एक्टिविटी का रूटीन बनाइए, खाने पीने का आपका एक रूटीन होता है, स्कूल जाने का आपका एक रूटीन होता है, दोस्तों के साथ मिलने का एक रूटीन होता है, वैसे ही रिवीजन का भी आप एक रूटीन बना लीजिए। देखिए, बहुत मुश्किल बात नहीं है समझना कि हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इस समय आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं यहां स्टूडियो में हूं, और जितना टाइम आपके पास मिला है एक दिन में 24 घंटे का, मेरे पास भी उतना ही टाइम। और अगर मैंने वो टाइम ठीक से नहीं यूज किया आज के दिन में, तो वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कोई ये नहीं कहता है कि आप पिछले दिन तुमने आधा घंटा ठीक से नहीं व्यतीत किया तो चलो आज हम तुम्हें 24.5 घंटे दे देते हैं। नहीं, वो दोबारा 24 घंटे दोबारा शुरू होते हैं हमारी जिंदगी। तो उन 24 घंटे को हमने कैसे बताना है और उसमें हम अपना रिवीजन कैसे कैसे करें, हर दिन आप उसको प्रैक्टिस का एक तरीका बनाइए, अपने लिए प्लान बनाइए और फिर आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्लान तो एक बात है, ये सब जो पहले 3 पॉइंट है ये तो एक प्लानिंग की बात है कि हमने एक टाइम टेबल बनाया, हमने एक रूटीन बनाया, हमने एक प्लान बनाया कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पर उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। ठीक है, और प्रैक्टिस आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि वो पिछले प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट भी हल करें। मुझे मालूम है कि इस समय भी आपके कई इस समय स्टूडियोज में से जो मेरे आसपास हैं, जो डिस्कशंस चल रही हैं और जो स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ेंगे, इस समय वो मॉक टेस्ट और प्रश्न पत्र जो पिछले साल आए हैं उनके थ्रू जा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि वो रियलिटी है कि बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम वालों की बात है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, कैसे आते हैं। क्योंकि फिर आपको जब आप बैठेंगे ना उस समय बोर्ड एग्जाम अपना देने के लिए, जब एंड ऑफ द मंथ में आप बैठेंगे, तो आपको एक वो पैटर्न ऑटोमेटिकली दिमाग में दिख जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप शांत हो जाएंगे। अरे हाँ, ऐसा तो हमने पहले देखा हुआ है, ऐसा तो हमने पहले किया हुआ है। वो अपरिचित नहीं रहेगा, तो वो भी आपका तनाव कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। अपने कमजोर विषयों को पहचाने और उन पर अतिरिक्त समय दें, स्पेशली जब आपके पास टाइम है। जब आपके पास ज्यादा टाइम है, मान लीजिए आप 6 महीने पहले से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 1 साल पहले से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस समय आप देखिए कि आपके जो 5 विषय हैं या 6 विषय हैं, उनमें से ऐसे कौन से वो 1 या 2 विषय हैं जिसमें आप थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, जहां पे आप उतनी क्षमता नहीं रखते जितनी की
होनी चाहिए जिसमें आप थोड़े से कमजोर है, उतने अंक नहीं ला पाते, क्योंकि वहां आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। और वो क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जब आप उसके ऊपर रिवीजन करते रहेंगे, उसका अभ्यास ज्यादा करते रहेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाएंगी, जैसे कि दूसरे विषय में आई। आप जब छोटे थे, अभी भी आप छोटे ही हैं, बट इससे भी छोटे थे, मान लीजिए आप पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में थे, तो उस समय जब आपको कोई चीज सिखाई गई, मान लीजिए गिनती सिखाई गई गणित में या हिंदी में क ख ग घ सिखाया गया, बहुत मुश्किल लगता था, है ना? कोई आपके घर आके बोलता था कि बेटे हमें क ख ग सुना के दिखाओ, आप झिझकते थे, आप शायद हड़बड़ा जाते थे, आप शायद नहीं पूरा सुना पाते थे। होता था ना ऐसा? कोई बोलेगा 1 से 100 तक गिनती करो, तो बीच में कहीं आप भूल जाते थे। मैं उन कक्षाओं की बात कर रहा हूं जहां पे आपको ये चीज शुरू में सिखाई जाती थी या नहीं सिखाई जाती। पर आज अगर आपसे हम बोले क ख ग सिखाओ, बोलो, तो आप आंख मूंद कर नींद में भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतने साल, इतनी बार उसका अभ्यास कर लिया है कि वो आपके जहन में उतर गया है, वो आपके अंदर समा गया है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कल भी बोला गया था। तो वो जो प्रैक्टिस है, अगर आप अपने कमजोर विषयों पे ज्यादा टाइम देके, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप ज्यादा टाइम देंगे तो उतना ही और प्रैक्टिस कर पाएंगे उनके ऊपर, और जब आप उतना ही प्रैक्टिस कर पाएंगे तो वो विषय भी आपके लिए इतने बुरे या कमजोर नहीं रहेंगे, आप उससे भी उभर कर बाहर आ पाएंगे। ठीक है? ओके। अब इस समय आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि पर हमारी तो परीक्षा शुरू होने वाली है, ये तो हमें काफी पहले कर लेना चाहिए था। डोंट वरी, आपने ये नोट्स बना लिए हैं, अगले साल की परीक्षा में आप ये कर सकते हैं। पर अभी भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर एक ही विषय में, मान लीजिए आपका जो भी सिलेबस है, 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, आप ये देख सकते हैं कि वो ऐसे कौन से विषय, कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हम कमजोर हैं, जो आपको ऑलरेडी टॉपिक्स आते हैं, जो ऑलरेडी चैप्टर्स आपके परफेक्ट हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं। उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि हाँ, इसका अगर हमारे को प्रश्न आएगा हम उत्तर आराम से दे पाएंगे। पर थोड़ी सी रिवीजन ज्यादा इनके ऊपर आप कर सकते हैं, जो आपके थोड़े से वीक चैप्टर्स हैं। छोटा स्टडी स्लॉट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कई बार ऐसा देखते हैं, जब मैं छात्र छात्राओं से बात करता हूं और उनसे मिलता हूं, कि सर हम तो 3-3 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 5-5 घंटे पढ़ते हैं, हम पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पढ़ते हैं। आंख मूंद कर सोचिए, क्या ये नेचुरल है? क्या ये हो सकता है? सिर्फ किताब खोल के सामने बैठना और 3 घंटे व्यतीत करना, वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो जितना कि आप फोकस्ड स्टडी करके छोटे छोटे अंशों में आप अपना फोकस और धैर्य बनाकर उसको पढ़ें। तब आपके दिमाग में ज्यादा खुलकर बात जाती है, क्योंकि उस समय आप बाकी सब अपने जो मंकी माइंड की थॉट्स है उनको आप अपने से दूर रख रहे होते हो, विचलित नहीं हो रहे होते हो, और आप जो भी पढ़ते हो वो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह ग्रहण करता है। आप सोचते हैं कि आपके जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है आपके स्कूल का, उसमें सिर्फ 35 या 40 मिनट का ही पीरियड क्यों होता है? 1 घंटे का क्यों नहीं होता? 1.5 घंटे का क्यों नहीं होता? क्योंकि फोकस और अटेंशन उतने ही समय की बनाई जा सकती है। ये बहुत ही एक नेचुरल और स्वाभाविक चीज है। तो आप अपने लिए छोटे स्टडी स्लॉट्स बनाइए। हमने यहाँ पे लिखा है 40-50 मिनट, पर हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए 20-30 मिनट भी काफी हो। तो आप पढ़िए 20 मिनट, फिर आप 5 मिनट का विश्राम लीजिए, फिर आप 20 मिनट पढ़िए, फिर आप 5 मिनट का विश्राम लीजिए। पर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब आप विश्राम कर रहे हैं तब आप सिर्फ विश्राम कर रहे हैं। इसकी आप एक प्रैक्टिस बनाइए। और ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं है कि आप ये अगले 1-2 दिनों में नहीं कर सकते। आप ये आज भी घर जाके कर सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसे पढ़ाई शुरू करूंगी कि मैं 20 मिनट या 40 मिनट, सबका अपना अपना एक फोकस करने का टाइम होता है, एक लिमिट होती है, उसको आप पहचानिए, उसमें पढ़िए, फिर आप 5-7 मिनट का गैप दीजिए, फिर आप दोबारा पढ़िए। तो इससे जब आप फोकस वे में पढ़ाई कर रहे होंगे
तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आपके ग्रहण जो आप कर रहे हैं उस समय ये पढ़ाई करके, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी आपके अंदर, वो ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। नींद और भोजन का ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला, बच्चे कहते हैं हम बहुत सुबह उठ के और हमने पढ़ाई शुरू कर दी, हम बहुत देर रात तक पढ़ते रहे, तो किसी ना किसी वजह से उस समय आप अपनी नींद को कट कर देते हैं, अपने समय को कट कर देते हैं कि हम इतना तो अब नहीं सोएंगे। देखिए, 6-7 घंटे आपके उम्र के हिसाब से सोना तो बहुत ही जरूरी है। 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, पर बहुत कम सोना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मानसिक जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो नींद और भोजन का ध्यान दें, बिकॉज भोजन से भी आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और अच्छी नींद और बेटर हेल्थ से आपकी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी रहती है। कई बार ऐसा होता है ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हुई हो या हम डिस्टर्ब नींद हमारे पास हो, तो सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत खुशी से नहीं उठते, वही होता है। तो इसीलिए अपनी नींद का जरूर ध्यान रखें। एग्जाम किट तैयार करके रखें पहले से ही, स्पेशली जब आप परीक्षा आपकी अगले दिन है। आपकी मान लीजिए परीक्षा कल सुबह 10 बजे शुरू हो रही है, आपका घर आधा घंटा मान लीजिए दूर है आपके घर से, आपका जो स्कूल है वो आधा घंटा दूर है। तो ये नहीं है कि बस आखिरी मिनट पे आप अपना बैग बना रहे हैं, अरे मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, मेरे को अपना बोर्ड रखना है, मेरे को एडमिट कार्ड रखना है। नहीं, क्योंकि उस समय आखिरी मोमेंट पे आप जितनी और हड़बड़ाहट अपने अंदर लेके आएंगे, उतना ही आपका माइंड उथल पुथल हो जाएगा, और जब माइंड उथल पुथल होएगा उसको शांत होने में उतना ही और टाइम लगेगा। तो आपको शांत ही रहना है, तो एक रात पहले कर लीजिए ना ये, ठीक है। जब आपने पहली रात आपने भोजन कर लिया, आपने जो रिवीजन करनी थी वो करके आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले 10 मिनट लेके अगले दिन का अपना बैग बना कर रखिए। पेंसिल को शार्प करना है, पेन में रिफिल चेंज करनी है, जो भी है आपकी जो तैयारी है वो एक दिन पहले, एक रात पहले पूरी हो जानी चाहिए, ताकि अगले दिन उस उथल पुथल की वजह से आपका दिमाग एक तनावग्रस्त क्षेत्र में ना पहुंच जाए। शांत और सकारात्मक रहे, गहरी सांस ले और खुद पर भरोसा रखें। बहुत बड़ी बात है ये कहना, खुद पर भरोसा रखें। देखिए, आपने वो सब किया है जो कि आपको सिखाया गया है। आपने क्लास अटेंड की है, आपने अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को सुना है, आपने क्लास वर्क किया है, आपने गृह कार्य भी किया है, आपने कोई असाइनमेंट्स भी की है, आपने रिवीजन भी की। अपने लिए आप ट्रू रहिए, यानी कि आप अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखिए कि इतना जो मैंने ग्रहण किया है, इतना जो मैंने एफर्ट लगाया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो खुद पर आप भरोसा रखिए। कई बार हम, जैसे कि कल हमने वो एक गतिविधि की कि हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक तनाव आ जाता है। अच्छा अपने आप हो जाएगा ना, जब आपके अंदर सब कुछ है और आप खुशहाल हैं, तो बस उसी खुशी खुशी में जाके आप अपना इम्तिहान दीजिए। तनाव उस समय अपने दिमाग के अंदर नकारात्मक भावनाएं, मैं उसे तनाव नहीं कहूंगा, कोई भी नकारात्मक भावनाएं या लक्षण मत लेके आए। और हमने सीख लिया है कि वो लक्षण हम अपने से दूर कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी कि हम परीक्षा से पहले क्या क्या कर सकते हैं तनाव मुक्त रहने के लिए। अब परीक्षा के दिन की तैयारी। आपका आज मान लीजिए इम्तिहान है, आज आपकी परीक्षा है। अब मैं आज क्या करूं, ये सब तो हमने कर लिया, ये तो हमने पहले कर लिया। तो पहली बात, समय से उठे, अपने आप को उतना टाइम दे कि आप और आपका शरीर एक शांत लेवल से जाए। ये नहीं कि 9 बजे की परीक्षा है, 8:30 बजे उठ के एकदम आप भाग रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर मन उथल पुथल हो जाएगा, और एक बार मन उथल पुथल हो गया तो उसको शांत करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा पहले उठ जाए। और ये जरूरी नहीं है कि उठ के हमारे को सब कुछ एक बार रिवाइज करना है या कुछ करना है, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर उसके लिए उतना टाइम देना पड़ेगा। पर
टाइम से उतना वो देख के कि उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए, फिर आप उठिए, हड़बड़ाहट में मत उठिए। हल्का और स्वस्थ भोजन करें। यहाँ पे हमने लिखा है हल्का, स्वस्थ भोजन तो आप सब करते ही होंगे, और हल्का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसी हेवी चीजें खा जाते हैं सुबह के नाश्ते में या भोजन में, जो हमारे को दिन में जाके प्रॉब्लम दे सकती है। वही आप खाइए जो कि आप हर रोज खाते हैं, और उतना खाइए जितना आपको आवश्यक है, ताकि आपको कोई और तरीके की प्रॉब्लम उस 2 घंटे या 3 घंटे के दौरान जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना हो जाए। हाँ? तो कोई एक अलग चीज उस समय आप ट्राई मत करिए, कहने का मतलब ये है, हल्का और स्वस्थ खाइए। एक बार अपनी जरूरी सामान को आप देख लीजिए जो आपने पहली रात में रखा है, कि हाँ एक बार दोबारा नजर दौड़ाना कि हमारा एडमिट कार्ड, पेन, बोर्ड वगैरह सब कुछ हमारे पास है। हमने कल रात को रख तो लिया था, पर एक बार उसको चेक कर लीजिए। अपनी सोच सिर्फ सकारात्मक रखें और खुद पर भरोसा रखें, ये हमने पहले भी बताया था। अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि आप का ओवरऑल प्रिपरेशन कितनी है। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो अपेक्षा करते हैं वो अपने दिमाग में रखिए और उस अपेक्षा का ही भरोसा रखिए। अगर उस अपेक्षा से ज्यादा आगे का करेंगे तो आपको आगे जाके मुश्किल होगी, और उतना ही ज्यादा सोचेंगे तो उतना ही ज्यादा उसके बारे में तनाव भी होगा। इसलिए जो आपका ये भरोसा रखना है वो उस लेवल का रखिए जितनी आगे आपकी तैयारी है। और डोंट वरी, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारा जो ये दिमाग है ना, ये एक ऐसी चीज है, भगवान ने हमारी ये बनाई है और मनुष्य के अंदर ऐसा है, जिसमें एक बार जो बात चली गई वो बाहर निकलती नहीं है, वो अंदर रह जाती है कहीं ना, उसको बाहर निकालना पड़ता है। और वो जो परीक्षा के 2 घंटे या 3 घंटे है या 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उस समय हमारे को बस उसको उस चेंबर से, उस एरिया से दिमाग के निकाल के बस पेपर पे लिखना होता है। तो ये भरोसा अपने अंदर रखिए कि हाँ इतना तो आपने किया है, और वो बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर है। परीक्षा के दौरान, तो परीक्षा के दिन एक तो हो गया, हम घर से परीक्षा तक जा रहे हैं, तब हम क्या करें। अब आप परीक्षा कक्ष में हैं, तो अब हम क्या करें। एक तो परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचिए, लास्ट मिनट पर नहीं पहुंचिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचिए। जब आप, वही बात है कि जितना आप हड़बड़ाहट करेंगे, अपने अंदर हड़बड़ाहट लाएंगे, फिजिकल हड़बड़ाहट, उतना ही मानसिक तनाव और बढ़ता है। प्रश्न पत्र और निर्देश ध्यान से पढ़ें। कई बार होता क्या है कि हम अपनी सोच में ऐसा करते हैं कि हम सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। प्रश्न देखा और हमने लिखना शुरू कर दिया। नहीं, 2 या 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता अगर आप सारे निर्देश और पूरे प्रश्न आप पढ़ लें पहले से। क्यों? क्योंकि निर्देश ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको वो प्रश्न का उत्तर देने में मदद करें, तो इसलिए उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में जाके ऐसा ना हो कि आपने निर्देश नहीं पढ़ा और उसकी वजह से आपको आता तो था पर आपने वो उस तरीके से हल नहीं किया जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, एज पर द निर्देश, एज पर द जो आपको बताया गया है कि उसको कैसे करना है, और इसीलिए आपको आपके अंक थोड़े कट गए और कम आए। पहले वही प्रश्न हल करें जो अच्छे आते हो। तो इसीलिए पूरे प्रश्न पत्र को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपने प्रश्न पत्र पढ़ लिया, आपने देख लिया हाँ ये 10 या 12 प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारे चॉइसेस हमारे को दी गई है, तो आपका एक माइंड मैप बन जाता है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि हम अगर ये पहले करेंगे तो बहुत आसान है, टाइम भी कम लगेगा, हमें आता भी है। और जब आप वो सब कर लेंगे तो क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस पहले तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अरे इतने तो मैंने कर लिए, ये तो मेरे को बहुत अच्छी तरह आते थे, अब मेरे को थोड़े मुश्किल वाले हल करने हैं, पर उसके लिए मेरे पास टाइम है ना, तो हमने पहले उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम भी बचा के रखा, और अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। कोई भी प्रश्न खाली ना छोड़े, जितना भी आता है लिखें। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं आता, पर अगर आप उस समय शांत बैठे,
8 से 10 से 12 गहरी सांसें लें, जिसको लेने में 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। आपका मानसिक स्तर, जो मेंटल लेवल है, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप शांत स्वभाव के हो जाएंगे और उस शांत स्वभाव में आप वो सोच पाएंगे कि इस प्रश्न के बारे में मैंने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, और कम से कम उतना लिख पाएंगे आप। तो खाली कभी नहीं छोड़िए, खाली छोड़ेंगे तो 0, पर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो हो सकता है, मान लीजिए अगर 5 अंक का वो प्रश्न है तो 1, 2, 1.5, 2.5 कुछ तो मिलेगा ना, वो 0 से तो बेटर है। ठीक है, तो खाली मत छोड़िए। और आखिर में अगर समय कम हो जाता है और आप पूरा पूरा नहीं सेंटेंस लिख पाते हैं, तो विवरण पूरा नहीं दे पाते हैं, तो आप बुलेट पॉइंट लिखिए कि इस प्रश्न में ये 2 या 3 या 4 मुख्य बातें हैं, इनको आप बस बुलेट पॉइंट पे लिख लीजिए। क्योंकि जब अध्यापक या अध्यापिका उसको चेक कर रहे हैं, तो एक उनका तरीका होता है चेक करने का, उसमें वो ये भी देख लेंगे कि चलो बच्चे को ने इतना तो समझा, लिख नहीं पाए, हो सकता है टाइम कम था या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाई, पर उसको इसके बारे में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है या उसको इस विषय के बारे में समझ है, तो वो आपको वहां पे कुछ नंबर तो जरूर देंगे। अगेन बेटर कि आप इतना करिए ताकि 0 ना मिले, कुछ अंक तो वहां पे आपके ऐड हो ही जाएंगे। अंत में उत्तरों को एक बार जरूर पढ़ लें जब आपके पास समय होता है। तो ये नहीं करिए चलिए मेरा तो हो गया, मैं सबसे पहले जाके पेपर टीचर को देके बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने पूरी कक्षा में अपने दोस्तों को बताना है कि मैं उनसे कितना आगे हूं। मत करिए ऐसा। आप बेशक अव्वल आते हो हर बार अपनी कक्षा में, हर परीक्षा में, जो समय आपके पास है 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, कई बार कई विद्यार्थियों के पास आधा घंटे का भी समय होता है और वो ऑलरेडी अपना काम कर चुके होते हैं। आप रिवाइज करिए कि आपने क्या लिखा। कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है, आप वो कर पाएंगे, कुछ अंडरलाइन करना है, कोई अलग रंग के पेन से आपको कुछ देना है, किसी चीज में आपने डायग्राम बनाया उसे थोड़ा सा बेटर करना है इरेज करके, अब ये सब कार्य उस समय कर पाएंगे। तो रिवीजन अब स्पेशली जब आपके पास टाइम है अपने पेपर की जरूर करिए, और एक बार जब घंटी बजे उसके बाद ही बाहर निकलिए। 10 मिनट 5 मिनट में आप कोई अपने साथियों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने कितनी एक्स्ट्रा शीट्स ली और कितना जल्दी आपने एग्जाम किया और आप रूम से बाहर निकल गए। और वो छात्र छात्रा जो अपने दोस्तों को देखते रहते हैं कि अरे मेरे दोस्त ने तो ये करके बाहर भी चले गए, मैं पिछड़ गई, ये दिमाग में कभी मत लाइएगा। हर छात्र छात्रा की अपनी क्षमता होती है, क्या पता वो पहले इसलिए निकल गए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था, पर आपको आता है। अरे आप अपना दिमाग यहां वापस लाइए ना, यहां केंद्रित करिए, आप लिखिए और उसके बाद ही बाहर जाइए। तो पूरा जो आपको टाइम मिलता है उसका सदुपयोग करिए, उसके लिए अच्छी तरह वो उस टाइम में आप काम करिए। समझ गए ये बात? इसके बाद मैं आपको बहुत टाइम दूंगा मुझसे प्रश्न पूछने का, पर अगर बीच में भी आपके पास किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज करिए या चैट पे लिखिए, ताकि हम उसी समय उस प्रश्न का आपको उत्तर भी दे सके। अब परीक्षा के बाद, परीक्षा तो हो गई, पहले की तैयारी भी हो गई, उस समय की तैयारी भी हो गई, अब हम बाद में हम निकल गए कमरे से बाहर, अब हम क्या करें? पहली बात, इमीडिएटली एकदम निकलकर उत्तरों की चर्चा ना करें, कोई जरूरी नहीं है करनी। आपने जो किया आपने किया, दूसरों ने जो किया वो उन्होंने किया, चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे होता क्या है कि जब आप किसी और का उत्तर सुनते हैं तो आपके अंदर एक और मान लीजिए कि आपका वो उतना अच्छा उत्तर आपने वो नहीं दिया या गलत उत्तर दिया, तो आपका दिमाग फिर एक नकारात्मक सोच में चला जाता है, और जब वो नकारात्मक सोच में जाएगा तो आप जब घर पहुंचेंगे, अगले दिन की तैयारी शुरू करेंगे, अगली परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो नकारात्मक सोच आपके दिमाग में बनी रहेगी। हमारा पूरा उद्देश्य क्या है? तनाव से मुक्त रहना। तो कोई भी चीज जिससे कि कोई भी चांस है आप में के अंदर तनाव आने का, उसको हम बस दूर रखेंगे, तनाव आपके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसी चर्चाएं करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो आप जब अपने रूम एग्जाम देके, परीक्षा देके जब आप रूम से बाहर निकलते हैं, आप बस हंसिए, अपने दोस्तों से मिले, और क्योंकि आप ये सब एक ही कक्षा में बैठे हैं, आप सब एक दूसरे के दोस्त हैं और आप सब ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे बिल्कुल चर्चा मत करिए, सिर्फ खुश रहिए, खुशहाल रहिए, एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलिए अगले एग्जाम के लिए, और आपको आप अपने घर जाइए और अगले दिन की तैयारी करिए। थोड़ी देर आराम करें और मन को शांत रखें। जब आप घर पहुंचते हैं इमीडिएटली आपको अगले दिन के चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखें। आपका मन अभी अभी एक परीक्षा और एक सब्जेक्ट को करके आया है, वहां से उसको अब जंप करना है दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बीच में थोड़ा सा टाइम तो उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए जब आप एग्जाम देके घर जाते हैं, वो लंच करने का टाइम है, भोजन करने का टाइम है, तो भोजन करिए, थोड़ा सा विश्राम करिए और फिर नया सब्जेक्ट आप उसके बाद शुरू करिए, और अपने प्रयासों पर भरोसा रखें। ये मैं बार बार हर स्लाइड पे बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अपने ऊपर जितना भरोसा आप रखेंगे, अपनी क्षमता और जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से, उतना ही आपको अपनी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी, और फिर आपको ये तनाव नहीं रहेगा कि हम क्या करें और हम और क्या कर सकते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की इस 3 स्लाइड्स में, ये हमने बोला एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान और एग्जाम जैसे ही खत्म होता है। एक और तरीके का तनाव हमारे दिमाग में बनता है जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। उस दिन तो बहुत ही ज्यादा पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, बहुत ही मन घबराता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? शांत रहिए। आपने दे दिया जो आपको करना था, आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली, आपने अपने तरीके से उत्तर दे दिए हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर पता होता है कि आप क्या करके आए हैं परीक्षा में, और उसका एक लेवल आपके अंदर बना हुआ होता है। तो आप शांत रहिए, अपने प्रयासों को सराहे। आपने बहुत मेहनत की है। आप सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, आपका सबका अपना अपना एक परिस्थिति होती है जिसके अंदर आप वो क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। तो उस हिसाब से आप शांत और सकारात्मक रहें, अपने प्रयासों को सराहें। जब आपका परिणाम आता है उसको आराम से देखें। सिर्फ ये नहीं देखें कि हम पास हो गए या नहीं, हमारा फाइनल नंबर क्या है, नहीं, उसे आराम से अच्छी तरह देखें, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, विषय है, जिसमें से आपको पूरे नंबर दिए गए हैं। हर विषय में आपका क्या आया है वो आप देखिए। आप ये देखिए कि पूरे साल जब आपने बाकी परीक्षाएं दी, क्योंकि आपकी ये तो नहीं है, ये तो फाइनल परीक्षा है, पर आपने जो बाकी परीक्षाएं दी उससे आप बेटर हुए या नहीं हुए। अरे परीक्षा सिर्फ एक नंबर थोड़ना है, परीक्षा तो ये भी है ना कि आप पहले से कितना इंप्रूव हुए। तो इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, वो अपने आप में एक अच्छी चीज है ना, तो वो देखिए। दूसरों से तुलना ना करें, सबकी अपनी क्षमता होती है। कोई आपका मान लीजिए गणित में अच्छा है, कोई हो सकता है साइंस में अच्छा हो, कोई हो सकता है भाषाओं में अच्छा हो, सबकी अपनी क्षमता होती है। सब एक बराबर नहीं बने हैं। आप आसपास अपने दोस्तों को देखिए, क्या आप सबकी शक्लें मिलती है? नहीं। क्या आप सबके बाल मिलते हैं? नहीं। क्या आप सबके हाथ एक जैसे हैं? नहीं। तो हमारा जो मन है और हमारा जो मन की सोच है और हमारा मन किस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है, तो कुछ सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट सबके एक जैसे। शिक्षक और अभिभावक की बात ध्यान से सुने, आपको एक फीडबैक मिलता है। अब हम बोर्ड्स में 12th में तो आप निकल जाएंगे, आप कॉलेज चले जाएंगे, पर बाकी कक्षाओं में आपको एक फीडबैक देंगे कि आप अगली कक्षा में जब जा रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। वो फीडबैक जरूर लें। आपको स्पेशली आपके स्टडी के लिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई के लिए आपके अभिभावक, आपके जो टीचर्स हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप स्वयं तो जानते हो, पर उनसे ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी कोई नहीं जानता। तो वो जब आपको टिप्स देते हैं, वो जब आपको ध्यान रखने की बातें देते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, वो आप जरूर अपनी जिंदगी में अगली बार के लिए लें। क्योंकि पूरी जो जिंदगी है ना, वो इस एक एग्जाम या कुछ इन ऐसे चैप्टर्स के ऊपर नहीं टिकी हुई है। आपको इम्प्रूव करते रहना है, तो वो इम्प्रूवमेंट देखिए। तो वही फीडबैक को सीखने के वो एक नए अवसर की तरह ले। देखिए हम जब आप दफ्तरों में काम करते हैं, ठीक है, हमने अपनी परीक्षाएं दे दी, हम पास हो गए,
हमने काम काज शुरू कर दिया। कोई लोग दफ्तरों में काम करते हैं, कोई दुकानों पे काम करते हैं, कोई अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं। जब हमें फीडबैक मिलता है तो उससे हमें आगे कैसे कुछ करना है उसकी एक सीख मिलती है। फीडबैक को नेगेटिव रूप से मत लेके देखिए, उसे एक पॉजिटिव रूप से देखिए और उसके बाद अगले लक्ष्य की तैयारी। ये बात आप अपने अंदर बांध लीजिए कि कोई भी परीक्षा जो आप दे रहे हैं इस समय एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर आप जो लिखकर ये परीक्षाएं दे रहे हैं, उसका जो आउटकम है, उसका जो परिणाम है, वो आपकी सही ओवरऑल पहचान नहीं, वो सिर्फ एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर सिर्फ एक ही हिस्सा है जो इतना बताता है कि इस साल या पिछले कुछ सालों में हमने जो पढ़ा, जिन चैप्टर्स को पढ़ा, उसको हम कितनी अच्छी तरह बाहर उभार कर दोबारा लिख पाए, वो उतना ही माप देता है। इसीलिए उसको उस नजरिए से देखें। वो ये नहीं बताता है कि आप एज अ पर्सन क्या है, आप आगे जाके क्या कर सकते हैं, आपको कितनी सफलता मिलेगी जिंदगी में, या आपकी कितनी क्षमता बढ़ेगी इसकी वजह से। तो जो आपके परिणाम है, जो आपके मार्क्स है, उसको आप उतना महत्व दें। हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना और पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है, पर ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक मेजर है या एक अकेला ऐसा माप है जो आपको डिफाइन करता हो या जो आपकी अकेली में परिभाषा बन पाए। तो उस नजरिए से आप इम्तिहान को देखिए, अपनी परीक्षाओं को देखिए, पूरी लगन से जितनी आपने कोशिश की है, हंस के, मुस्कुरा के, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आप एग्जाम देने चाहिए और जितना आपको आता है उसे आप अच्छी तरह पेपर पर लिखकर आइए। जब आप ऐसा ये करेंगे तो यकीन मानिए कि आप पहले से बेटर अंक ला पाएंगे। और ये सब करने से जो हमने पूरी बातें आपको बताई है, जो भी तनाव या जो भी आपके अंदर एंजाइटी है, अगर आपका मन विचलित हो रहा है, घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सब बातें करने से दूर हो जाए और आप अपनी सोच को सकारात्मक रख पाएंगे। तो यहाँ पे सत्र तो खत्म होता है, मैंने जितनी बातें बतानी थी वो बता दी, पर हो सकता है कि आप में से कुछ छात्र छात्राएं कुछ पूछना चाहें मुझसे, किसी चीज पे और जानकारी लेना चाहें, तो हम 10 मिनट का टाइम देंगे जिसमें कि आप हमसे ये पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम माइक अनम्यूट करेंगे और आपसे बात करेंगे, और या आप चैट पे भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल 1-2 प्रश्न जो आए थे कि हम एग्जाम के समय स्ट्रेस से कैसे दूर रह सकते हैं या कैसे अपने तनाव को कम कर सकते हैं, इनके वजह से उनको कुछ या सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इसका उत्तर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो वो छात्र छात्रा दोबारा खड़े होकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका और बेटर आंसर और बेहतर उत्तर दे सकूं। तो कोई भी शंका है? तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। बच्चों, आपको कुछ पूछना है? कोई ऐसी आप में क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या आप सब समझ गए हैं? जो हमने बात की, क्या वो पूरी क्लियर थी और क्या वो हेल्प करेगी तनाव दूर रखने में? ये जो हैंड रेस किया है देवल में पीछे 2 बच्चों ने, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? अच्छा, तो आपने ये किया कि हाँ आपको बात समझ में आ गई इसलिए हैंड रेस किया था। अच्छा, ठीक है।
हाँ जी, जीआईसी तंग साहब पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर इसका उत्तर है शांत और सकारात्मक। शांत और सकारात्मक आप बन पाएंगे? जो मैंने आपको सिखाया उससे आप शांत हो पाएंगे? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई छात्र छात्रा किसी और स्कूल से? तब तक आप सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका प्रश्न पूरी तरह आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपको तब भी पूछना है। मैं एक बात आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है हमारी क्या क्षमता है, हम क्या कर पाते हैं, या कभी कभी हम उस पर उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। उस एक ऐसी वजह से, एक ऐसी परिस्थिति से आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है। मैंने कल जब विषय शुरू किया था तो मैंने कहा था हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि एक तो T20 चल ही रहा है और भारतीय होने के नाते क्रिकेट हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो अब आप देखिए ना कि आजकल जो बेटर क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर मैं किसी एक का नाम लेता हूं, जैसे कि अभिषेक शर्मा है, हमारे यंगस्टर है, क्रिकेटर है। हर बार T20 में तो 60-70 रन बना जाते हैं, पर वो कई ऐसी पारियां भी खेलते हैं जहां पे वो जीरो पे पहली बॉल पे आउट होते हैं। तो क्या हम बोलेंगे कि जो अभिषेक शर्मा है वो अच्छे क्रिकेटर नहीं है, या वो फेल हो गए हैं? नहीं ना। हम तो तब भी कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छे क्रिकेटर है। वो भारत के 15 जो की टीम गई है उसमें से एक खिलाड़ी है, चयन करके गए। तो ऐसी विफलताएं कई बार आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, उस सब्जेक्ट में आप लाते तो अच्छे नंबर है, पर उस परीक्षा में थोड़े कम आ गए। वो परिस्थिति के हिसाब से होता है, पर उससे आपको अपना धैर्य खोना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। अगर ये अभिषेक शर्मा करके बैठ जाए ना, जिस बार में वो जीरो हो जाए, तो उसके बाद वो कभी भी खेल नहीं पाएगा जिंदगी में। ठीक है? उसको ये भरोसा है कि आज मैंने जीरो बनाया, पर मैंने इतना काम किया हुआ है कि आगे जाके तो मैं शतक बनाऊंगा ही। तो एक लाइट एग्जाम्पल मैंने लिया है, पर कहने का मतलब यही है कि ये वाली परीक्षाएं भी जब आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ये वाली परीक्षाएं आपका वो जो माप ले रही है, अगर कहीं पे थोड़ी सी भी डिप हो गया, कहीं पे थोड़ा सा कम हो गया, तो आगे के भविष्य के लिए आप उससे विचलित ना हो, अपना धैर्य ना खोए, अपना कॉन्फिडेंस ना खोए, और वापस शांत होके उतनी और प्रैक्टिस करके अगली बार आप बाउंस बैक करें। और जिंदगी आपको टाइम देती है एज अ स्टूडेंट बाउंस बैक करके एग्जाम में बेटर करने का, अपनी परीक्षाओं में बेटर होने का। तो इसको अगर आप अपने मन में रखेंगे तो शायद ये भी आपको फोकस रहने में और अपने तनाव को अपने से दूर रहने में मदद कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को इतना ही महत्व देते हो जितनी आवश्यकता है, तो उतना तनाव आपके अंदर नहीं आता। एग्जाम जरूरी है। हम जितने लोग यहाँ पे हैं या बाहर है, हम हर वक्त हर समय कोई ना कोई परीक्षा दे ही रहे होते हैं। जैसे कि मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, इतने सारे विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, ये भी तो मेरा इम्तिहान है। हर रोज करता हूँ ना मैं ये, और फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। कहीं पे मेरी स्लाइड गलत बन जाती है, कहीं पे मैं बोलते बोलते लड़खड़ा जाता हूँ, कहीं पे मेरा वीडियो नहीं चलता है, होता है। पर हर समय, इस समय आप सब एक तरीके से मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं ना। कितने नंबर देंगे मेरे को? कोई 100 में से 80 देगा, कोई 60 देगा, कोई शायद 100 में से 100 भी दे दे। आप भी तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना इस समय। तो उतना महत्व दीजिए और खुश खुश होकर काम करिए। जितना आप खुशी अपने अंदर लाएंगे, जितनी आप सकारात्मक भावनाएं अपने अंदर लाएंगे, बाकी सब चीजें बहुत छोटी लगेंगी और आप उतना ही बेटर कर पाएंगे। किसी का हाथ कहीं से आया कोई?
हाँ, जी ऐसी हड़ताल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन से एंजाइटी होने लगती है कि हमें अब वो क्वेश्चन आ रहा होता है बट वो एंजाइटी होती है अंदर, तो फिर वो क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे टू स्टॉप आवर एंजाइटी? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत नॉर्मल होता है और कई बच्चों के साथ होता है। 1 मिनट का अपने आप को समय दीजिए। जैसे हमने बोला कि उस समय अगर आपको एंजाइटी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने के लिए आप उस समय आंखें बंद करिए, मूंद लीजिए, 2-3 डीप ब्रीदिंग कर लीजिए अगर डीप ब्रीदिंग आपको हेल्प करती है। उस प्रश्न का आप एक मेमोरी में लेके आइए कि किताब में वो प्रश्न कैसा था, वो कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, उसके बारे में आपने क्या उस समय सोचा था। जैसा कि आप बोल रही हैं, आपको उसका उत्तर आता है पर सिर्फ एंजाइटी हो रही है और इसीलिए आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो एंजाइटी को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो आप सिर्फ मन को उस समय स्थिर करिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप थोड़े से लिमिटेड होते हैं कि आप क्या एक्टिविटी करके स्थिर कर सकते हैं, इसलिए लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, थोड़ा सा अपना डीप ब्रीथिंग करना, इस तरीके से आप अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं और फिर उस पर आएंगे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर यही प्रश्न देख के आपको एंजाइटी हो रही है तो आप पहले दूसरा प्रश्न कर लीजिए जिसमें आपको उतनी एंजाइटी नहीं हो रही। आप हमेशा ऐसा प्रश्न पहले कर सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए और फिर आप आके इस क्वेश्चन को करिए जहां पे कि थोड़ी एंजाइटी आपकी बढ़ रही थी। तो आप ऐसी चीजें उस समय कर सकते हैं। एक इतना टाइम जरूर होता है कि आप अपने आप को, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, बस 1 मिनट दीजिए अपने आप को। तो एक बार आपका माइंड क्लियर हो जाएगा तो ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स एंजाइटी क्रिएट कर रही है वो सब दूर होनी शुरू हो जाएगी। वो सारे बंदर जो है वापस पेड़ पर चढ़ जाए। अपनी बॉडी को हिलाइए, उस समय थोड़ा सा लाइट फील करिए। जो एक अकड़न आपकी बॉडी में आ गई एंजाइटी की वजह से वो दूर हो जाएगी, आपका दिमाग भी उतना और खुल जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। जीआईसी टांगसा, आपके यहाँ से हैंड रेज है, कौन पूछना चाहता है? माइक लीजिए, ऑन करके प्लीज बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अश्विनी क्लास 9 से। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम पेपर देते हैं तो सर हम जो याद रहता है हम वो भूल जाते हैं। सर घबराहट से हम भूल जाते हैं। ठीक ठीक। घबराहट से हम भूल जाते हैं। देखिए, आपने अपने आप ये बोला कि हमने तैयारी की है, हमने उसके बारे में पढ़ा है, पर हमारे अंदर घबराहट आ रही है। उसका सबसे सरल तरीका ये है कि घबराहट को अपने से थोड़ा दूर रखिए। वो कैसे रख सकते हैं ये बहुत जरूरी है। पहली बात, आपने जितना भी पढ़ा है उसको मन में रिवाइज कर लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि मेरे को सब आता है, मेरे को ये सब पता है, मेरे को सिर्फ जाके ये बाहर निकाल के पेपर पे लिखना ही तो है। जब आप ये भाव अपने अंदर लेके आएंगे कि मेरे को आता है और मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये सब पढ़ाई ठीक से की हुई है, तो ये जो घबराहट है ये थोड़ी सी दूर चली जाएगी और बिल्कुल दूर भी जा सकती है अगर आप अपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए ऑन अ रेगुलर बेसिस, नियंत्रित तरीके से कि मेरे को तो सब आता है, मेरे दिमाग के किसी ना किसी हिस्से में इसका उत्तर छुपा हुआ है, मेरे को सिर्फ उस समय निकाल के लिखना ही तो है, 3 घंटे की ही तो बात है, हो जाएगा, कर लेंगे। इस कॉन्फिडेंस से आप जाइए
डर के मत जाइए, क्योंकि आपने अपने आप बोला कि हमने ये किया हुआ है, हमें ये आता है। बस घबराहट की वजह से आप चूक जाते। और ये हमने जितना इस समय आपको पढ़ाया कि आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाएं कैसे लेके आएंगे, वो करें। किसी ना किसी वजह से वो घबराहट आपके अंदर हो रही होगी। आपने बोला कि आगे क्या होगा, आगे की छोड़िए, उस 3 घंटे का फोकस करिए। जब आप उस 3 घंटे का फोकस करेंगे, आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर उस 3 घंटे में आपने गलत कर दिया तो आगे का नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। तो आगे की सोच मत करिए, सिर्फ उस समय का सोचिए, उस पे फोकस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जीजीआईसी कर्ण प्रयाग, आपके यहां से हैंड रेज है, आप माइक लेके पूछ सकते हैं। जीजीआईसी कर्ण प्रयाग, कौन पूछना चाहता है? माइक लेके प्लीज कैमरे के सामने आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब हम पढ़ाई करते हैं तब जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेट नहीं लग पाता पढ़ाई करने पे। बच्चा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हर विषय में ऐसा होता है या किसी एक विषय में या 2 विषय में ऐसा होता है आपके साथ? सर कुछ सब्जेक्ट पे होता है सर। ठीक है। आप कितनी देर एक साथ पढ़ाई करते हैं? सर 1 या 2 घंटे। 1 या 2 घंटे, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ विषयों में आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि फोकस करना आपको आता है, क्योंकि बाकी विषयों में आप ये कर पा रहे हैं। जिन विषय में या जिन चैप्टर के ऊपर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत आसान रीजन है, बहुत साधारण रीजन है, क्योंकि वहां पे आप थोड़े से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या आपको लगता है कि ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है। तो उस समय होता क्या है, हमारा मन उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, आप ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे विषयों को, ऐसे चैप्टर्स को जब आप इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं तो शॉर्टर स्पैन में करिए, क्योंकि आपका फोकस लंबे टाइम के लिए नहीं बन पा रहा, तो वो कम कर लीजिए फोकस। मान लीजिए आप सिर्फ 10 मिनट का फोकस बना पा रहे हैं इस विषय पर, तो आप 10-10 मिनट के ऐसे 4 या 5 स्लॉट बना लीजिए, बीच में ब्रेक लेके, क्योंकि आपको मालूम है वो 10 मिनट का फोकस तो मैं इसमें बना सकती हूँ। तो जब आप कम टाइम में भी वो करेंगे ना, क्योंकि आपका फोकस होगा, तो आप उसको और बेटर तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके, क्योंकि अभी तो आप को और पढ़ाई करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपका फोकस या मन नहीं लग रहा है, वो भी आपको पसंद आने शुरू हो जाएंगे और आपका धैर्य और फोकस उन पे ज्यादा बढ़ता रहेगा। एक रात में, एक दिन में ये संभव नहीं है, इसकी नियंत्रण प्रैक्टिस करनी होती है। तो स्पेशली उन सब्जेक्ट पे जो थोड़े बोरिंग लगते हैं, जहां बुक खोल के ही उबासी आने लग जाती है, उन पे फोकस नहीं बन पाता है, धैर्य नहीं बन पाता है, उनका अपना टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए, पर बीच में गैप देके दोबारा शुरू करिए। 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट गैप लीजिए, 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट गैप लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो आपके मन को एक तरीके की ट्रेनिंग हो जाती है कि अरे इस 10 मिनट के बाद मेरे को 5 मिनट तो फ्री मिल रहे हैं ना। जैसे आप 3 कक्षाएं लेते हो और उसके बाद ब्रेक होती है, फिर आप 1-2 कक्षाएं करते हो, फिर ब्रेक होती है, वैसे ही आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है। आप ऐसा कोशिश करिए ये करने की, तो आपको पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्षमता, आपका फोकस उन चीजों पे, उन विषयों पे, उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा बढ़ जाए। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो हम यहीं पे अपना सेशन खत्म करते हैं और कोई हैंड रेस नहीं हुआ है। मुझे पता है कि आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। हमारी तरफ से समग्र शिक्षा के बाकी
जो अफसर है उनकी तरफ से और वर्चुअल स्टूडियो में हमारे जितने भी साथी यहाँ पे हैं तो ये प्रोग्राम आपके पास लेके आ रहे हैं, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंस रखिए, हंसिए, स्माइल करिए और अपनी परीक्षा दीजिए। आपको आगे जिंदगी में बहुत सफलताएं मिले, इस उम्मीद के साथ हम ये सेशन बंद करते हैं। नमस्कार।